हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी नंबर 1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। तो भाई ये एक एपी दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। ये एक एपी दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हमें इनमें कॉमन टर्म्स फाइंड करना है। तो जो पहली कॉमन टर्म है उसको आप लोग मैनुअली फाइंड करो, दैट विल बी बेटर। यू कैन इवन राइट द जनरल टर्म, इक्वेट देम विद द रिस्ट्रिक्शन कि अगर इसकी जनरल टर्म में n में और इसकी जनरल टर्म में m में लिखता हूं, n m, तो बोथ n एंड m शुड बी नेचुरल नंबर्स। बट उससे बेटर यही रहेगा कि आप लिस्ट कर दो। चलिए, ये सीक्वेंस मैंने ये लिख ली क्लियरली। 23 इज दी फर्स्ट कॉमन टर्म। जो नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगी वो आएगी इसका जो कॉमन डिफरेंस है और इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है उनके एलसीएम पर। एलसीएम याद है ना, बहुत मार खाई थी बचपन में तुम लोगों ने, एलसीएम समझ में नहीं आता था। तो 4 और 7 इसका एलसीएम कितना हो गया, 28। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म इन दोनों में कॉमन आएगी वो आएगी 51। तो अब जो अपने पास नई सीक्वेंस आ गई है वो कॉमन टर्म्स वाली वो ये होगी। अब हमको फाइंड करना है कॉमन टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो नई सीक्वेंस आई है हमारे पास उसमें कितने टर्म्स हैं और ये कहां तक जाएगी सीक्वेंस। ये छोटा नंबर है, सो दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। हो सकता है कि 407 जो है इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं हो, बट अपन क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे 407 को इसका पार्ट मानकर। तो अपने को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से अगर n नेचुरल नंबर आया इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का पार्ट है 407, और अगर नेचुरल नंबर नहीं आया इसका मतलब 407 उसका पार्ट नहीं है। तो 407 से छोटा नंबर, मतलब अपन क्या करेंगे, जो भी n की वैल्यू आएगी अगर वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो उससे जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर विल बी आवर आंसर। इसके पीछे आप लॉजिक समझ रहे हो। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 14.7। तो इन दोनों सीक्वेंस में कितने टर्म्स कॉमन हो गए, 14 टर्म्स कॉमन हो जाएंगे। 14 को अगर आप इधर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लास्ट टर्म पता चल जाएगी जो इस सीक्वेंस की होगी, बट दैट वी डोंट नीड राइट नाउ। क्लियर विद दिस? थॉट प्रोसेस समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स। अब यहां पर कॉन्वेक्स को लेकर हो सकता है कि कई लोग चिंतित हो गए होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, एक होता है कॉन्केव पॉलीगॉन। यूजुअली जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 10th तक के, वो सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ भाषा ये लिख देते थे पॉलीगॉन, मेंशन भी नहीं करते थे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो हो गया जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हुए। जैसे मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री है। कॉन्केव पॉलीगॉन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जिसमें इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया भाई, 4 साइड्स हैं इसकी, क्वाड्रिलेटरल है, और ये वाला जो एंगल है ये क्लियरली ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है भाई कितने साइड्स होंगे उस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जिसमें इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इस तरीके से एपी को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 पाई, या तो 180 डिग्री बोल दो। n यहां पर क्या है,
नंबर ऑफ साइड्स है। तो जो पॉलीगॉन हमको फाइंड करना है, लेट्स से कि मैंने मान लिया उसमें n साइड्स हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट नॉलेज इज n-2 into 180 degree. And in this particular question, they have given us the interior angles are in this fashion. Sum of all the angles according to the AP वो क्या होगा, n/2. फर्स्ट टर्म यहां पर कितनी है, 120 डिग्री. कॉमन डिफरेंस जो है यहां पर वो 5 है, 5 डिग्री से एंगल बढ़ते जा रहे हैं. यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो आ रही है n² माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0. कैलकुलेट करेंगे तो यहां से n की वैल्यू 9 और 16 आ जाएगी, बट 16 विल बी रिजेक्टेड. क्यों? क्योंकि 16 के करस्पॉन्डिंग जब तुम एंगल की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 195 डिग्री. एंड एज द क्वेश्चन सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. इस प्रॉब्लम की जो भाषा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है. क्या हो रहा है सिचुएशन देखो भाई, अगर जो ये काम है हमारा वर्क उसको 150 लोग करते हैं तो वो लेट्स से n डेज में खत्म हो जाता है. मतलब पहले दिन अगर 150 लोग आए, दूसरे दिन भी 150 लोग आए, तीसरे दिन भी 150 लोग आए, तो ये जो पूरा वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा कितने दिन में, n डेज में. लेकिन एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, एक्चुअली कुछ और हो रहा है. ये हो रहा है कि पहले दिन 150 लोग आए, फिर दूसरे दिन उनमें से 4 कम हो गए, मतलब 146 लोग आए, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से 4 लोग कम हो गए, मतलब 142 लोग आए. तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल आर टर्निंग अप फॉर द वर्क इज इन दिस फैशन. तो इस तरीके से क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो ज्यादा लगेंगे. और कितने ज्यादा लग रहे हैं, 8 डेज. तो ये जो है इस तरीके से काम n+8 डेज में हो रहा है. काम तो कंप्लीट हो रहा है दोनों ही सूरत में. तो अगर मुझे n को फाइंड करना है तो ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है इनका सम जो होगा वो इक्वल होगा. ऑब्वियस सी बात है. तो भाई 150 + 150 n टाइम्स, दिस विल बी 150n. और यहां पर जो अपने पास फर्स्ट टर्म है इस एपी की वो है 150, कॉमन डिफरेंस -4, नंबर ऑफ टर्म्स n+8. नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया ये n+8 - 1, तो वो बन गया n+7 into -4. On simplification you can see is coming out to be n² plus 15n minus 544. कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, है ना भाई, ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे. यहां पर इसके फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स आ रहे हैं n-17 into n+32 इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक से आ रही है 17 एंड -32. अब नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो क्लियरली ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये खत्म हो गई. तो हमारे पास n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 17. क्वेश्चन में पूछा है कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक काम चल रहा है, n+8 डेज तक के, है ना भाई. ये तो n वो वैल्यू आई जब डेली 150 वर्कर्स आते, लेकिन रियलिटी में वो नहीं हो रहा है. तो आंसर जो हो जाएगा इस केस में 25 डेज. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस देखने में जो ना थोड़ी विचित्र सी लगी होती है,
बहुत ज्यादा ढंग से अगर ऑब्जर्व करो तो ये ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर एक्चुअली दो एपी है। एक तो 2, 5, 8, 11 ये वाली, और दूसरी 4, 6, 8, 10 ये वाली। तो दो एपी चल रही है और हमें उसका सम फाइंड करना है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 3, इस एपी का फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 2। ये टफ बात नहीं है, इसको यहां तक पहचानना टफ बात है। लेकिन आगे एक और बड़ा चैलेंज है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस पूरी सीक्वेंस में n है, इन दोनों में इंडिविजुअली n नहीं है, और इन दोनों में कितनी होगी इंडिविजुअली वो डिपेंड करता है कि भाई n इवन है कि ऑड है। अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं मैं कि n की वैल्यू 11 है, तो इसमें जो होती वो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होती, इसमें जो होती वो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होती है। क्योंकि इसमें ज्यादा क्यों होगी, बिकॉज यहीं से तो शुरू हो रही है चीजें। लिख के आप लोग करके देख सकते हो, है ना। अगर n इवन हुआ तब सीक्वेंस इससे स्टार्ट हो रही है, अगर मतलब ये वाली सीक्वेंस से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी वाली सीक्वेंस पे खत्म हो रही है, मतलब पर्पल से स्टार्ट होके येलो पे खत्म हो रही है, तो तब दोनों में बराबर बराबर n/2 टर्म्स हो जाती। अगर n ऑड होता तो क्लियरली आप देख लो कि चीजें पर्पल से स्टार्ट होके पर्पल पे ही खत्म हो रही है, तो पर्पल में जो होती नंबर ऑफ टर्म्स वो डेफिनेटली ये येलो वाली टर्म्स से एक ज्यादा होती। तो हमको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे दो केसेस। आंसर देखकर भी आई बिलीव कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो केसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इनकेस अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पहला केस हो गया ऑड का। अब अगर n ऑड है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, n अगर 11 है तब इसमें कितने होते हैं 6 टर्म्स, और इसमें कितने होते हैं 5 टर्म्स। उसी को जनरलाइज करें तो अगर n ऑड है तो ये जो सीक्वेंस है इसमें होते n प्लस 1/2 टर्म्स इस वाली सीक्वेंस में, और इसमें होते n माइनस 1/2 टर्म्स। दोनों को ऐड कर लो, क्लियरली आपको n दिख जाएगा, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। n अगर इवन होता तो इसमें n/2 टर्म्स होते, इसमें भी n/2 टर्म्स होते। तो n ऑड के लिए मैं इस सीक्वेंस का सम करूं अगर, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 1/2 ऑलरेडी है, तो डिनोमिनेटर में आपको हो जाएगा 4, क्योंकि बाय 2 एक फॉर्मूले की वजह से आता है। 2a, a कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, प्लस जो सेकंड वाली सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n-1/2, और 1/2 फॉर्मूले की वजह से आता है, तो ये हो गया। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेशन प्रॉपरली करोगे, तो जो आंसर की में आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था भाई, 5n² प्लस 16n माइनस 5/8। दूसरा केस बन जाएगा जब n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n/2 दोनों ही सीक्वेंस में, तो यहां पर n/4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहां पर n/2 आ जाएगा, यहां पर n/4 आ जाएगा, यहां पर n/2 आ जाएगा। आई बिलीव कि इसके आगे का पार्ट आप लोग कर लोगे। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में बराबर है, तो वो जो n/4 वाला पार्ट है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करना इजी होगा। ये भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ वाली कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया सर आपने। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इजीली आंसर दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। These 3 आर इन आंध्र प्रदेश, तो हमें यह बताना है कि ये तीनों भी आंध्र प्रदेश में है या तो इन तीनों का सम 0 है। ठीक है भैया, तो अगर ये तीनों आंध्र प्रदेश में, तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या आएगी b² प्लस b², ब्रैकेट भी मैंने लगे हाथ खोल दिया है ताकि थोड़ा सा
चीजें स्पीड अप हो जाए। एंड दिस विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस दी सेकंड टर्म, so this is c square a plus c square b minus b square c minus b square a। चलिए भाई, तो अब देखते हैं कुछ कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से और इसमें से c कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए बढ़िया। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ए बी, तो अंदर क्या बच रहा है, b माइनस ए। उसी तरीके से इसमें से और इसमें से एक कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर इन दिनों में से बी सी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, सी माइनस बी। नाउ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो b माइनस ए इस लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन निकल जाएगा, b माइनस ए कॉमन निकाल दिया। यहां पर क्या बच जाएगा, जब b माइनस ए कॉमन निकला है, b प्लस ए, तो c इंटू बी दैट विल बी सी बी, c इंटू ए दैट विल बी सी ए। और यहां से b माइनस ए भी बाहर निकल गया, तो ये बन गया ए बी। उसी तरीके से यहां से c माइनस बी कॉमन निकला है राइट हैंड साइड में, तो ये बच जाएगा c प्लस बी, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहां पर तुम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कैंसिल आउट मत कर देना, बिकॉज दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो भी तो जीरो हो सकता है, और वो तो हमको प्रूव भी करना है भाई, वो जीरो हो ही सकता है ना। अगर a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है, तो आप हमेशा तो है ना बोल सकते हो कि b इक्वल टू सी है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तब तो LHS इक्वल टू RHS हमेशा ही होता है। सड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, 0 इंटू 5 इज सेम एज 0 इंटू 7। तो ये दोनों इक्वल तो हैं, 0 0 को कैंसिल आउट तो ना कर सकते हो, 5 इक्वल टू 7 तो ना होता, ठीक है भाई, है ना। तो वहां पर वो जो एक पॉसिबिलिटी है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये जीरो हो सकता है, ये आ गई हमारे पास। अगर वो जीरो नहीं हुआ तब तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तब क्या आ जाएगा अपने पास, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से क्लियरली दिख गया कि ए बी सी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।